मैं समझता हूं कि My understanding is that they are doing injustice towards the Muslims of our country. If anyone thinks Indian Muslims will dance to their tune, they are delusional. Indian Muslims will live for India. They will die for India. They will not want anything bad for India. अमेरिका जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान एक पार्टी के नेता का बयान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का बयान है, जो देश में अमन चैन के साथ साथ हर तबके को साथ लेकर चलने की बात करता दिखाई देता है। अल्पसंख्यक राजनीति या फिर सांप्रदायिक राजनीति से ऊपर उठकर दिया गया यह बयान हिंदुस्तान के लिए नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सही संदेश पहुंचाने की कोशिश है। यह कोशिश मोदी ने पहली बार नहीं की है। 2011 में भी नरेंद्र मोदी ने एक विदेशी पत्रकार को कुछ ऐसी ही बातें कही थी। हाउ कैन यू कम टू दिस कंक्लूजन? डू यू हैव एनी स्टेटमेंट? इन माई होल लाइफ आई हैव एवर सेड एनीथिंग रॉन्ग अगेंस्ट एनी रिलीजन, any religious book, any prophet, any god? Do you have any single sentence? How one can be anti? And I belong to the Hindu and I belong to India, the Bharat, where our great traditions are there. What is our philosophy? We never say that if you believe in my philosophy, then you will achieve your goal. What we say that ekam sat vipraha bahuda vadanti. हालांकि नरेंद्र मोदी इस तरह की बातें 2011 से करते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर अमेरिका जाने से पहले एक अमेरिकी पत्रकार को इंटरव्यू के दौरान यह कहना कई मायने रखता है। गौर करने वाली बात यहां पर हम आपके सामने ये पेश करना चाहते हैं कि 2002 के दंगों की वजह से, उस साये की वजह से अमेरिका ने 10 साल तक नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया था। अगर इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान उग्र हिंदुवाद का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सामने रखने की कोशिश की थी, जिसे कम से कम वोटर ने फिलहाल नकार दिया है। हिंदुओं की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, इसके लिए अरब कंट्रीज से पैसा आता है। के लोगों के द्वारा लूटी जा रही इज्जत की रक्षा करनी है, और कोई जोधाबाई के साथ नहीं जाएगा, कोई दुष्ट अपनी पुत्री को किसी। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड खुलकर खेला, लव जिहाद को मुद्दा बनाया और योगी आदित्यनाथ को चेहरा। बीजेपी की विचारधारा का समर्थन करने वाली वीएचपी की महिला विंग दुर्गा वाहिनी के सदस्यों ने घर घर जाकर हिंदुत्व की अलख जगाने की कोशिश की। यूपी के कई शहरों और कस्बों में लव जिहाद जैसे मुद्दों पर पैम्फलेट छापे गए, हिंदुत्व के सिद्धांतों की रक्षा करने संबंधी मुद्दे उछाले गए। हालांकि बीजेपी की रणनीति का फायदा उसकी जगह समाजवादी पार्टी को मिला और एसपी ने बीजेपी को चुनाव में पटखनी दे दी। चुनाव के बाद बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठे और सबसे मुखर विरोध किया बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी ने। सूत्रों का कहना है कि इस विरोध के बावजूद बीजेपी की रणनीति में कोई खास फर्क नहीं आने वाला है। पार्टी को लगता है कि अगर बीएसपी भी चुनावी मैदान में होती तो समाजवादी पार्टी को सफलता नहीं मिलती, इसलिए वो हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ेगी नहीं, लेकिन अल्पसंख्यकों को करीब लाने की कोशिश भी करती रहेगी। टीम न्यूज़ नेशन। मोदी के बयान पर विरोधी चुटकी लेने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। अफसोस की बात यहां पर यह है कि विपक्षी पार्टियां आज भी नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा हुआ नेता मानती हैं। उन्हें देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखने की कोशिश शायद विपक्षी दल नहीं करते। तो ये तो सपा सदैव से कहती रही, नेताजी इसी बात को कहते हैं, तो उस पर हमारी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया जाता है। लेकिन हमने भी तो उसमें भी कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का रहने वाला है, वो राष्ट्रीय नागरिक है, उसका प्रेम और लगाव हिंदुस्तान से है, लेकिन भाजपा ही के लोग उनके खिलाफ बोलते हैं। तो ये बात चलिए, नेताजी की कही बात को नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकारा। तो अगर हृदय परिवर्तन हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक अकेला इंटरव्यू ये संकेत दे कि हृदय परिवर्तन हो गया है, ये कहना तो मैं समझता हूं संभव नहीं है।
लेकिन जो बात कही है उससे क्या आपत्ति हो सकती है? प्रश्न इस बात का नहीं कि उन्होंने कहा। अगर हम मान भी लें कि उन्होंने जो कहा है वो बहुत सोच समझ के कहा है और सच्चे मन से कहा है, तो एक प्रश्न ये उठता है कि उनके जो साथी कह रहे हैं और कर रहे हैं उस पर अंकुश कौन लगाएगा? जब विरोधी तीर चलाते हैं तो पार्टी को भी नेता के बचाव के लिए सामने आना पड़ता है। अल्पसंख्यकों की बात हो रही है तो शहनवाज हुसैन ढाल बनकर सामने आ खड़े हुए। बहुत अच्छी बात कही है और वो बात पहले भी वो कहते रहे हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में जो उनकी राय है, वो जब भी उनसे पूछा गया है ये सवाल का जवाब उन्होंने दिया है कि जो हुब्बुल वतनी है, देशभक्ति है, वो हिंदू और मुसलमान दोनों के अंदर है। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो भी देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। नरेंद्र मोदी अगर कुछ कहें और विवाद न हो, संभव ही नहीं है। विपक्षी तो विपक्षी, अल्पसंख्यक समाज के वरिष्ठ लोग भी राजनीति के ताने बाने में बड़े उलझे हुए नजर आते हैं। कोई मोदी की तारीफ कर रहा है तो कोई बीजेपी के उग्र हिंदूवादी चेहरों को साधने की नसीहत दे रहा है। ऐसा क्यों नहीं होता कि पूरे देश में एक प्रधानमंत्री के बयान के तौर पर नरेंद्र मोदी की इन बातों को देखा जाए? हिंदुस्तान के मुसलमान मुल्क के वफादार हैं और इस हुब्बुल वतनी के लिए यानी देशभक्ति के लिए मुसलमानों को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और जो बयान मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल दिया है, इस ताल्लुक से मैं यही कहूंगा कि वो मुसलमानों को से बात करने के बजाय और मुसलमानों से कहने के बजाय अपने लोगों को समझाने की कोशिश करें, जो मुसलमानों के ऊपर आतंकवाद का इल्जाम लगाते रहें और मुख्तलिफ और इल्जाम जिस तरह आदित्यनाथ ने लगाया या साक्षी ने लगाया, तो उन लोगों को समझाने की जरूरत है, न कि मुसलमानों को। प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है और यही बात भारत के बहुत नेताओं ने कही है और मुझे लगता है कि ये एक सच्चाई है, क्योंकि भारत के मुसलमानों ने हमेशा भारत के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं और भारत के विकास के लिए और भारत की उन्नति के लिए हमेशा मुसलमानों ने बड़ा योगदान दिया है। तो प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं, दरअसल वो आतंकवाद के मसले पर पूछे गए सवाल के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन इसके साथ साथ कई और मसले खड़े हो जाते हैं। 2002 में गुजरात में हुई हिंसा के बाद से अमेरिका का मोदी को लेकर बड़ा कड़ा रुख रहा है और अब वो भारतीय प्रधानमंत्री के नाते अमेरिका जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका में एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट आज भी देने को तैयार नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आज यही उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी अपने इस एक तीर से कई निशाने साधते हुए नजर आ रहे हैं और वो अमेरिका में खुद को पूरे देश के नेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं, या फिर इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य भी है। क्या उत्तर प्रदेश की चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सफलता नहीं मिलने की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक हृदय परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो योगी आदित्यनाथ के बयानों की तलखी अब तक कम क्यों नहीं हुई, ये सवाल उठता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों के पीछे आखिरकार क्या सच्चाई है, इसके बारे में तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन हां, इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान कई सवालों को अपने साथ लेकर आज खड़े हुए। आइए दूसरी बड़ी खबर की तरफ नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच महाभारत एक तरह से लगातार चल रही है। गठबंधन तोड़ने का फैसला बड़ा मुश्किल सा बनता जा रहा है, क्योंकि इससे दोनों को बड़ा नुकसान हो सकता है। बावजूद इसके न तो भारतीय जनता पार्टी और न ही शिवसेना यह मानने को तैयार है कि किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दें। हर कोई सीटों के बंटवारे को लेकर मीटिंग करता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन रास्ता नहीं निकलता दिख रहा। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को 123 सीटों से ज्यादा देने को कतई तैयार नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 128 सीटों के आंकड़े पर अड़ी है और इसके साथ साथ यह भी चाहती है कि कम से कम 50 ऐसी सीटें उसे दी जाएं जिस पर लगभग जीत तय मानी जाए। यानी कि जीत का फॉर्मूला तय नहीं हो रहा, इससे पहले और साथ ही साथ दो फाड़ होता भी दिख रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन की गांठ खुलती नजर आ रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिली जीत के रथ पर सवार है और पीछे हटने को तैयार नहीं है।
तो शिवसेना को महाराष्ट्र में अपना कद बीजेपी के बराबर रखने से गुरेज है। नतीजा है पिछले 10 दिनों से चल रही तल्ख बयानबाजी। बीजेपी कहती है कि उसे अपना सम्मान ज्यादा प्यारा है और शिवसेना उसे वो सम्मान दे। 59 जगह पे 25 सालों में शिवसेना ने विजय हासिल नहीं की है। 19 जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल नहीं की है। तो हम एक एक सीट के बारे में सोचे और सम्मान और समाधान के साथ युति होनी चाहिए। दोनों के बीच बयानों के तीर ऐसे चले हैं कि बात तलाक तक जा पहुंची है। लेकिन शिवसेना और बीजेपी के नेता अच्छी तरह से ये जानते हैं कि उनकी आपसी लड़ाई से फायदा कांग्रेस और एनसीपी को होगा। बिखरे हुए भगवा गठबंधन को हराना उनके लिए आसान हो जाएगा और इसीलिए संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं और दोनों पार्टियों के सुर भी थोड़े नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। अब इस मसले का समाधान निकले इससे पहले दोनों पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने सम्मान की बात करते दिखाई दे रहे हैं। मातोश्री अगर अमित शाह नहीं पहुंचते हैं तो उद्धव ठाकरे ने तय किया कि वो बीजेपी के राज्य के नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। इस बीच उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को इस बातचीत करने के लिए भेजा और आदित्य ठाकरे ने उसके बाद यह कहा कि हम गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते हैं। शायद गठबंधन टूटे भी नहीं, लेकिन अभी फॉर्मूला नहीं है। देखिए कौन क्या कह रहा है। There will be differences in any alliance. There have been differences in the past, but I have shown that we are showing no egos. We are coming to talk. Of course, even the BJP has been talking in a very similar manner. That keeps happening in any family. That's not an issue at all. Of course, we are a family. We are bound with a, we're bounded together with an ideology and with a heritage and a legacy of the alliance. The point here is how do we take it forward, and that will be discussed between Uddhavji and Omji, and will be taken. देखिए, हमारे साथ वो चर्चा करने आए थे, हमने हमारा प्रपोजल उनको दे दिया। तो आपको लगता है कि उनका प्रपोजल मतलब आपने जो दिया है उस सीटों पे सहमति? अब ये उनको निर्णय करना, अगर नहीं होती सहमति तो क्या? ये उनको निर्णय करना, इसका मुझे। अजीत सिंह को हम सब अवसरवाद की राजनीति के चेहरे के तौर पर जानते हैं, लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं कि अजीत सिंह मंत्री होने के बाद इतने लालची हो सकते हैं कि सरकारी बंगले में तब तक बने रहना चाहते हैं जब तक कि कोई उन्हें धक्के मार के बाहर न निकाल दे? सरकार उन्हें बंगला खाली करने को कह रही थी क्योंकि चुनाव हार चुके हैं। इसके बावजूद बंगला खाली न करने की पुरजोर कोशिश की, यहां तक कर लिया कि अपने समर्थकों से यह कहलवाने की कोशिश की कि बंगले को स्मारक में तब्दील कर दिया जाए ताकि वो और उनका कुनबा मस्ती से आपके पैसे पर ऐश कर सके। क्या ऐसे मंत्रियों के लालच को, ऐसे पूर्व मंत्रियों के लालच को, ऐसे पूर्व सांसदों के लालच को हमें झेलना चाहिए? देखिए रिपोर्ट। एक किसानों में भावना है कि चौधरी साहब के नाम का स्मारक बनना चाहिए। 12 तुगलक रोड के इस बंगले ने सियासत के कई दाव पेच देखे हैं। कभी इसी बंगले में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह रहा करते थे। बाद में उनके बेटे और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख अजीत सिंह को सांसद बनने पर यही बंगला दिया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में ना अजीत सिंह जीत पाए और ना ही उनकी पार्टी का कोई भी नेता, सो सरकार ने बंगला खाली करने को कह दिया। अब सालों से इसी घर में रहते आ रहे अजीत सिंह को ये फैसला कैसे मंजूर होता? अभी तक ये मकान था, चौधरी साहब यहाँ सन 78 में आए थे। मैं जब तक यहाँ रह रहा था लोग इसको चौधरी साहब का भवन ही मानते थे, अपना ही मकान मानते थे। और देश भर के किसान जब आते थे दिल्ली तो यहाँ आते थे। अजीत सिंह के बंगले को खाली कराने के सवाल पर आरएलडी और भारतीय किसान यूनियन समर्थकों ने बवाल किया। गाजियाबाद के मुरादनगर में पुलिस और अजीत समर्थकों के बीच झड़प हो गई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। नियमों का हवाला देकर सरकार झुकने को तैयार नहीं हुई तो आखिर में अजीत सिंह को बंगला खाली करना पड़ा। लेकिन जाते जाते वो पेच फंसा गए कि बंगले को किसान नेता चौधरी चरण सिंह का स्मारक बना दिया जाए। सवाल यही उठता है कि आखिर स्मारक की लड़ाई तभी इतनी तेज क्यों हो गई जब अजीत सिंह को बंगला खाली करना पड़ रहा है? टीम न्यूज नेशन। बंगला खाली करना पड़ रहा है, इसके लिए उसे स्मारक में तब्दील कर दिया जाए। यह है दरअसल लालच होने की इंतहा। लेकिन अब सरकार करे तो क्या करे? शहरी विकास मंत्री का क्या कहना इस पूरे मामले पर, आइए जरा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट बंगलोज को स्मृति मंदिर जैसा मेमोरियल नहीं बनाना चाहिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, दूसरी तरफ
सरकार का 15 साल से जो बने हुए पॉलिसी वो हमारा सामने है। और तीसरा, अभी तक जो सरकार में रहे उन लोगों ने इस विषय में कभी कोई रुचि लिया नहीं, कुछ किया नहीं। अभी केवल इस सरकार के ऊपर आरोप करना ये गलत है। हमें तो ऐसा लगता है कि अजीत सिंह के साथ कुछ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा अभी हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं। यूक्रेन में प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई के कानून ने एक सांसद की इस तरह से मुश्किलें बढ़ा दी कि आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। लोगों को सांसद महोदय पर इतना ज्यादा गुस्सा आया और उनके वजह से इतने परेशान थे कि गुस्से में आकर सांसद महोदय को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। सवाल यह उठता है कि अजीत सिंह जिस राजनीति का पालन करते हैं, क्या जनता को उन्हें भी इस तरह का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए? कूड़ेदान से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे ये जनाब यूक्रेन के सांसद हैं। नाम है विटोली झुरावास्की और उनकी ये गत की है उनके विरोधियों ने। इसी साल जनवरी में इन लोगों ने यूक्रेन में उग्र प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि विटोली ने उन प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए सख्त कानून बनाने में अहम भूमिका निभाई। प्रदर्शनकारी इससे नाराज हो गए और आज जब वो हाथों में ब्रीफकेस लिए संसद के अंदर जा रहे थे, तभी उन्होंने विटोली को कूड़ेदान में धक्का दे दिया। काफी देर तक वो हंगामा चलता रहा। विटोली उठने की कोशिश करते रहे और नाराज लोग उन्हें कूड़ेदान में धक्का देते रहे। नेशन में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। न्यूज नेशन में खबरें जारी हैं।